हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है समष्टि अर्थशास्त्र, और जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक व्यापार चक्र, जिसको हम इंग्लिश के अंदर ट्रेड साइकिल या बिजनेस साइकिल कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। अगर आपको मेरी ये चेष्टा सही लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये मेरी ऐप है, हडूसम ऐप है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी, मैक्रो इकोनॉमिक्स इंग्लिश के अंदर भी यहाँ पे उपलब्ध है। तो सबसे पहले व्यापार चक्र के बारे में हम देखते हैं कि हर अर्थव्यवस्था के अंदर समय समय पर मंदी और तेजी आती रहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब व्यापार चक्र आते हैं तो कुल रोजगार, आय और उत्पादन के अंदर इस तरह के उतार चढ़ाव लहरों की तरह आते हैं। मंदी की अवस्था में उत्पादन कम होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। तेजी की अवस्था में इसके उल्टा होता है, उत्पादन ज्यादा हो जाता है, रोजगार भी बढ़ जाता है तथा इनकम भी बढ़ जाती है। मंदी और तेजी के अंदर ये परिवर्तन जो होते हैं इस तरह से चक्रीय रूप में होते हैं, इसलिए इन्हें हम व्यापार चक्र भी कहते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में निश्चित समय के बाद मंदी और तेजी के रूप में होने वाले परिवर्तनों को हम व्यापार चक्र कहते हैं। हम देखते हैं कि इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो एनातोल मुराद जो है उनका ये मानना है कि तेजी और मंदी के बार बार उत्पन्न होने वाले की अवस्था को हम व्यापार चक्र कहते हैं। तो ये इसकी सबसे सरल परिभाषा है। लॉर्ड कीन्स के मुताबिक व्यापार चक्र के अंदर एक अच्छी व्यापार अवधि जिसके अंदर कीमतों में वृद्धि होती है, बेरोजगारी में प्रतिशत गिरावट होती है, खराब व्यापार अवधि के अंदर कीमतों में गिरावट होती है और बेरोजगारी में वृद्धि होती है, उसका योग होती है। उसी तरह शुम्पीटर ने जो व्यापार चक्र है इसको 3 टाइप का बताया है, जिसके अंदर प्रमुख साइकिल आ जाते हैं, माइनर साइकिल आ जाते हैं, बिग चक्र आ जाते हैं। जो प्रमुख साइकिल है ये जो है 8 से 12 साल की अवधि के लिए होते हैं। इसको फ्रांसीसी अर्थशास्त्र जुगलर के द्वारा समझाया गया है, तो इसे मेजर साइकिल भी कहा जाता है। माइनर साइकिल जो है जिनको हम लघु चक्र के रूप में भी कह सकते हैं, ये अंग्रेजी अर्थशास्त्र किचन के द्वारा समझाए गए हैं। एक प्रमुख चक्र के अंदर कई छोटे छोटे चक्र होते हैं। 1921 से लेके 32 तक की अवधि जो है वो मेजर साइकिल की है, और इस अवधि के दौरान काफी छोटे छोटे साइकिल्स थे, जैसे 1921 से लेके 24 तक का एक साइकिल, 1924 से लेके 27 का एक साइकिल, 1927 से लेके 32 तक कई छोटे छोटे चक्र हुए। तीन चक्र होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, जिनकी अवधि 50 से 60 वर्ष तक होती है, और जिनको हम कॉन्ट्राक्टिव साइकिल्स भी कह सकते हैं। व्यापारिक चक्र की जो विशेषताएं हैं, देखो ये चक्री जो है उतार चढ़ाव लहरों की तरह होते हैं, इस तरह से होते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, और ये उतार चढ़ाव जो है बार बार होते हैं, अनियमित होते हैं। इनकी कोई निश्चित समय अवधि नहीं होती कि इतने समय के बाद मंदी आएगी, इतने समय के बाद तेजी आएगी। और इसके अंदर जो कुल वेरिएबल्स होते हैं, उत्पादन, रोजगार, उत्पादन और कीमतें होती हैं, ये जो वेरिएबल्स होते हैं एक ही दिशा में लेकिन अलग अलग दरों पर चलते हैं। ये सीजनल नहीं होते, मौसमी नहीं होते, ये सेकुलर ट्रेंड भी जो है नहीं होते। व्यापारिक चक्र की जो अवस्थाएं हैं, विस्तार या समृद्धि जिसको हम एक्सपेंशन कह सकते हैं, सुस्ती जिसको हम जो है रिसेशन कह सकते हैं, मंदी, डिप्रेशन, पुनरुत्थान जो है रिकवरी है। इंग्लिश के अंदर हम इनको इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, एक्सपेंशन और बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और थ्रो और कॉन्ट्रैक्शन, रिकवरी। फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, तो यहाँ पे हम देखते हैं ओ एक्स के ऊपर हमने लिया है समय, टाइम, ओ वाई एक्सिस के अंदर लिया हमने उत्पादन, आउटपुट। तो ये जो रेखा है ये फुल एम्प्लॉयमेंट की रेखा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो है बूम है, धीरे धीरे ये अर्थव्यवस्था में सुस्ती आने लगती है, फिर ये डिप्रेशन, फिर उसके बाद रिकवरी। तो इस तरह से ये जो चक्रीय रूप लेता है, इसी वजह से इनको व्यापारिक चक्र कहा जाता है।
अब हम इनकी जो चरण अवस्थाएं हैं उनको अध्ययन करते हैं। जैसे पहला जो है एक्सपेंशन, विस्तार या समृद्धि, जिसको हम इंग्लिश के अंदर एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी भी कह सकते हैं। तो ये व्यापार चक्र की ये स्थिति जो है समृद्धि की उत्तम स्थिति है, और हर एक जो देश है उसका जो लक्ष्य होता है इस अवस्था को प्राप्त करना होता है। तो इसके अंदर कोई भी साधन ऐसा नहीं होता जिसका उपयोग नहीं किया जाता। हर साधन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। कोई निष्कर्ष संसाधन नहीं होता। वास्तविक आय की खपत, वास्तविक आय का उत्पादन, रोजगार का स्तर ऊंचा होता है या बढ़ रहा होता है, और साधनों की जो है इष्टतम प्रयोग हो रहा होता है, और आय या उत्पादन अधिकतम होता है, पूर्ण रोजगार तक पहुंच जाता है, इसलिए कीमतों और मजदूरी में वृद्धि होती है। कीमतों में बहुत वृद्धि होती है, मजदूरी दर बहुत ज्यादा होती है, व्यापारी और उद्योगपति खूब मुनाफा कमाते हैं, और बैंक ऋण में विस्तार होता है। सभी प्रकार के निवेश में वृद्धि होती है। अब भोग के अंदर भी काफी डिमांड होती है, ब्याज दर ज्यादा होती है, व्यापारी और उद्यमियों का जो व्यवहार होता है वो आशावादी होता है, और ये जो है अत्यधिक रोजगार और मुद्रास्फीति का चरण होता है। रिसेशन, सुस्ती। अब देखो जो पूर्ण रोजगार की स्थिति में क्या होता है कि जो संसाधन होते हैं दुर्लभ होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उत्पादन लागत में वृद्धि हो जाती है। तो पूंजी की कमी के कारण क्या होता है कि पूंजी भी दुर्लभ होती है, तो जिसके कारण ब्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। अमीर वर्ग जो होता है उसकी आय बहुत तेजी के साथ बढ़ती है, बट गरीब वर्ग की आय उतनी नहीं बढ़ती, तो जिसके कारण क्या होता है कि जो उपभोग है उसकी मांग कम हो जाती है और उत्पादन में गिरावट होनी शुरू हो जाती है। तो निवेश उन क्षेत्रों में किया जाता है जो लाभदायक सिद्ध नहीं होते, तो जिसकी वजह से आशावादी जो है निराशावादी को जन्म देती है। निवेश के अंदर धीरे-धीरे क्योंकि डिमांड नहीं होती तो गिरावट के संकेत दिखने लग जाते हैं, नए उद्योग बंद होने लग जाते हैं, बेरोजगारी फैल जाती है, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आती है, लोगों की आय जो है कम होनी शुरू हो जाती है। इसकी जो विशेषताएँ हैं, आर्थिक गतिविधियों में गिरावट होती है, और उसी तरह क्योंकि यहाँ पे धीरे-धीरे निवेश जो है मतलब जैसे कई उद्यमी बंद हो जाते हैं, तो मल्टीप्लायर जो है, गुणक जो है उल्टी गति में चलने लग जाता है, तो जिसकी वजह से आय और उत्पादन में काफ़ी मात्रा में गिरावट आती है। मज़दूर जो है बेरोज़गार हो जाते हैं, कीमतें कम होने लग जाती हैं और मुनाफ़ा कम हो जाता है। और बैंक जो ऋण है उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उसका भी संकुचन होना जाता है, लोगों में डर और संदेह की भावना होती है, विभिन्न वस्तुओं के लिए उपभोक्ताओं की मांग गिर जाती है, और जब एक बार सुस्ती शुरू हो जाती है, तो अपने आप जंगल के अंदर आग की तरह भड़कने लग जाती है, तो अर्थव्यवस्था में एक तरह से सुस्ती छा जाती है। और फिर उसके बाद है डिप्रेशन, मंदी या संकुचन। तो इसके अंदर क्या होता है कि आय, रोजगार, कीमतें, लाभ, ब्याज, मजदूरी की मांग, सभी आर्थिक कार्य जो होते हैं निम्नतम स्तर पे होते हैं। अर्थव्यवस्था की उत्पादन और वितरण प्रणाली चरमरा जाती है, उत्पादन बहुत कम होता है, ब्याज दर गिर जाती है, लेकिन कोई नया निवेश नहीं होता। कई उद्योग बर्बाद हो जाते हैं और ये अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालते हैं। उसी तरह उत्पादन और आय का जो स्तर होता है निम्नतम होता है, बेरोजगारी बढ़ जाती है, मजदूरी, ब्याज और अन्य लागत में गिरावट आती है, कीमतें गिर जाती हैं, लाभ की मात्रा तेजी के साथ गिरती है, बैंक जो ऋण है उसकी कोई डिमांड नहीं रहती, मांग भी गिर जाती है, और कुल मिलाकर निवेश में गिरावट आ जाती है। पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, अभोग वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, कुल मिलाकर निवेश में गिरावट आ जाती है, और लोगों के अंदर निराशावाद की भावना फैल जाती है। रिकवरी, पुनरुत्थान। मंदी की अवस्था में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें वस्तुओं की कमी महसूस होती है, जैसे मशीनें जो है बार-बार यूज़ होती हैं तो उनके प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ जाती है। पुरानी तो तथा खराब मशीनों की जगह पे वो नई मशीनें लाते हैं। पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेलरेशन और जो मल्टीप्लायर है, इनकी इंटरेक्शन से गुणक की और आवरण की सहभागिता से आय में काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होती है, और आउटपुट तथा रोजगार में वृद्धि होने लगती है। और उसी तरह यहाँ पे हम देखते हैं कि धीरे-धीरे इकॉनमी जो है रिकवर करने लग जाती है, तो ये इसकी विशेषताएँ हैं। प्रतिस्थापन निवेश के रिजल्ट के मुताबिक आय और उत्पादन में वृद्धि होती है, रोजगार बढ़ जाता है, मांग में वृद्धि होती है, लोगों को मुनाफा होने लग जाता है, लागत में वृद्धि कम होती है, मतलब पहले के मुकाबले निवेश बढ़ता है,
बैंक क्रेडिट की भी डिमांड बढ़ जाती है और लोगों में आशावाद की भावना हो जाती है। तो हम पूरी जो अवस्थाएं हैं, जो चरण है, उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। जैसे एक्सपेंशन है तो उसके अंदर रोजगार अधिक होता है, रिसेशन के अंदर ये अचानक कम हो जाता है, डिप्रेशन के अंदर ये बहुत कम होता है, रिकवरी के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आउटपुट जो है एक्सपेंशन में अधिक होता है, रिसेशन में ये कम हो जाता है, डिप्रेशन में बहुत कम होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वेतन जो है, लोगों की जो मजदूरी है अधिक होती है, रिसेशन के अंदर ये तेजी से गिरती है, बहुत कम होती है, ये बढ़ने लग जाती है। कीमतें जो है एक्सपेंशन में अधिक होती हैं, तेजी से गिरती हैं, बहुत कम होती हैं और रिकवरी में ये बढ़ने लगती हैं। ब्याज की दर अधिक होती है, रिसेशन में ये ऊंची होती है, बहुत कम हो जाती है, फिर उसके बाद ये बढ़ने लग जाती है। बैंक क्रेडिट का विस्तार होता है, अचानक कम हो जाती है और बहुत ही कम होती है डिप्रेशन के अंदर और ये बढ़ने लगती है। उत्पादन लागतें बढ़ जाती हैं और ये कम होने लगती है रिसेशन के अंदर और यहाँ पे क्या है कि ये बहुत कम होती हैं और उसी तरह ये बढ़ने लगती हैं। और उसी तरह स्टॉक अधिक होता है, कम होने लगता है, स्टॉक कम हो जाता है और स्टॉक बढ़ने लग जाता है। और उसी के अंदर जो लोगों के अंदर भावनाएं होती है एक्सपेंशन के अंदर, वो आशावादी होते हैं, लेकिन रिसेशन के अंदर संदेह तथा डर की भावना होती है, डिप्रेशन के अंदर निराशावादी और रिकवरी के अंदर आशावादी। और जो व्यापार चक्र है, इसको हम मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के द्वारा जो है सही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि व्यापारिक चक्रों को हम किस तरह से नियंत्रण कर सकते हैं।